हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ इस बूट कैंप के रिगार्डिंग। पहले मैंने सोचा था कि एक मीटिंग अरेंज करके आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करा जाए, बट मीटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी टाइमिंग होती है वो मेरे अकॉर्डिंग होती है, मतलब जब मैं फ्री होता हूँ, है ना। सो उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि काफ़ी लोग उस वक्त फ्री नहीं होते तो ज्वाइन नहीं कर पाते। सो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे कि वी आर नॉट फ्री एट दिस टाइम, कैन यू प्लीज़ रिशेड्यूल दिस मीटिंग, है ना। बट मेरे लिए मीटिंग को रिशेड्यूल करना इट्स काइंड ऑफ ए वेरी टफ टास्क, है ना। सो अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके आप लोगों को शेयर करूँगा सो दैट आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। लास्ट टाइम जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने करी थी मीटिंग की, मैंने सोचा था आप लोगों को शेयर कर दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से डिलीट हो गई। उसके लिए सॉरी। बट अभी जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको ऐसे डायरेक्टली दे दिया जाएगा। एंड मैं ट्राई करूँगा कि जो वीकेंड्स होता है उस पे हम लोग मीटिंग करा करें एंड एक ऐसा टाइम निकाला जाए जिस वक्त सभी लोग फ्री हो, है ना। उसको हम बाद में देखते हैं, बट मुझे अभी कुछ अपडेट्स देनी है। अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल 37 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर। सो आई एम एज्यूमिंग कि आप 37 के 37 यहाँ पे इस बूट कैंप से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, है ना। क्योंकि अगर हम अपने कम्युनिटी में चले और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हमारे कम्युनिटी के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, है ना। और ये 300 प्लस स्टूडेंट्स में से यहाँ पे 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बूट कैंप को करने के लिए आए हैं। सो बिग थैंक्स टू यू ऑल, है ना। ऐसा है कि आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना चाह रहे हैं जिस वजह से आपने इस बूट कैंप को ज्वाइन करा है। लास्ट टाइम जब मैंने ये वाली मीटिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करी थी, बट स्टिल यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं अभी। बट हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम कंसिस्टेंट रह सके। सो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करूँगा जिसको आपको ध्यान रखना है। ये बूट कैंप टोटल 30 डेज के लिए है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, दिस बूट कैंप इज ओनली फॉर 30 डेज। इस चीज़ को याद कर लो। उसके बाद ये पहली बार नहीं है कि हम ऐसा कोई बूट कैंप कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। अगर मैं नीचे आऊँ और आप लोगों को ये ग्रुप देखने को मिलेगा हमारे कम्युनिटी में, वेब डेवलपमेंट, इसके चैट हिस्ट्री में अगर आप जाओगे जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने पहले भी इस टाइप का बूट कैंप करा हुआ है। एंड ये वाला मेरा सबसे फेवरेट बूट कैंप था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स आए थे। एंड मैं हर एक स्टूडेंट को जानता हूँ यहाँ पे जिन्होंने इस बूट कैंप में पार्टिसिपेट करा था, है ना। और ये सब के सब ने डेली हम लोग क्या करते थे, हमारा एक रूल रहा करता था कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका डेली अपडेट डालेंगे और उस डेली अपडेट के बेसिस पे आप लोगों को क्रेडिट्स मिलेंगे ताकि हर कोई कंसिस्टेंट रहे। मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं ये देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स डायरेक्टली डाउट्स पूछते थे, है ना, कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। और इसके अंदर मोस्टली बच्चे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को ही पढ़ रहे थे, कुछ थे जो रिएक्ट वगैरह पढ़ रहे थे, है ना। सो अभी मैंने ये वाला ग्रुप बनाया, रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस। जब मैंने वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ स्टार्ट करी थी तो स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड। उनकी तरफ से मुझे एक फीडबैक मिल रहा था जिससे मुझे समझ में आ रहा था दे वांट्स टू लर्न। बट अभी इस ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे मुझे लगे कि आप लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो। यस, देयर आर स्टूडेंट्स यहाँ पे, आप लोग हो जो इंटरेस्टेड है ना। बट हो सकता है कि आप लोगों को प्रॉपरली अभी कुछ अपडेट्स ना मिली हो कि किस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप लोग आ, यहाँ पे शो अप नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरा वे बताता हूँ जिस तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, है ना।
ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हम किस तरीके से आगे मूव करने वाले हैं। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो भी 37 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मोस्टली बच्चे HTML या फिर CSS जानते हैं। कुछ हो सकते हैं जो इसके ये HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट भी जानते हो, है ना? ये भी जानते हो। और कुछ होंगे जिन्होंने रिएक्ट को बस अभी स्टार्ट ही करा होगा, और रेयरली ही कोई ऐसा होगा जो नेक्स्ट जेएस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा होगा। ठीक है? HTML CSS वाले जो हैं यहाँ पे मेजॉरिटी हैं, एंड रिएक्ट जेएस एंड नेक्स्ट जेएस कंप्लीटली इसी के ऊपर बेस्ड है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने ये सोच के स्टार्ट करा था कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिएक्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की जो बेसिक नॉलेज है वो होगी, और उसके बाद ही हम रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस पे मूव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये नहीं आता, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। ठीक है? आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं आता कि तो फिर मैं पीछे हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है? बस आप लोगों ने क्या करना है कि जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। जावास्क्रिप्ट को अलग रखते हैं, इन दोनों पर ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपको सिर्फ HTML CSS पढ़ना है, उतना, जिससे कि आप एक पेज बना सको। आपको div पता है कि कैसा काम करता है। ठीक है? इसके अलावा आप लोगों को कुछ टैग्स एक्स्ट्रा जो होते हैं, H1 टैग हो गया, स्पैन हो गया, ठीक है? इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, इन सब टैग्स के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता है। डन, डन, यू आर रेडी टू गो। ठीक है? उसके बाद हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, सॉरी, CSS पे। CSS में बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली मैंने जो नोटिस करा है, मैंने भी अपने टाइम पे करा था, कि CSS में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कितना पढ़ पाओगे, है ना? आप जितना ज़्यादा पढ़ने का ट्राई करोगे, उतनी नई चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने। आप सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स एक टॉपिक होता है CSS के अंदर, अगर आप उतना कर पा रहे हो, वहाँ तक पहुँच गए, तो यू आर डन। यू आर रेडी टू जंप ऑन रिएक्ट, और आप जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा कर लो, उसके बाद आप रिएक्ट पे जंप करने के लिए रेडी हो। ठीक है? फ्लैक्स बॉक्स तक आप पढ़ लो, इसको थोड़ा बहुत, इसके आगे के थोड़े बहुत और टॉपिक्स होते हैं छोटे-मोटे, उनको आप थोड़ा-सा कवर कर लो। आपको बस एक इस टाइप से हेडर, फुटर और इसके अंदर कुछ डिव्स ये बनाना आ गया, तो आपको ये डन है। फिर आपको इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे, आप उतना ज़्यादा बेटर होते जाओगे। बट मैं आपको बताता हूँ, आप ज़िंदगी भर CSS में कोड नहीं लिखने वाले। ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको CSS आनी चाहिए, बट आप CSS में कोड कभी नहीं लिखोगे। एज़ एन इंजीनियर जब आप आगे बढ़ोगे, देन यू विल बी यूजिंग टेलविंड। टेलविंड CSS आप डायरेक्टली यूज़ करोगे। रेयरली ही आप CSS में कोड लिख रहे होगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको CSS बिना पढ़े टेलविंड समझ में आ जाएगा। आपको CSS की बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। ठीक है? जैसे इसके अंदर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, मीडिया क्वेरीज वगैरह क्या होती हैं। ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें पता है, तो यू आर रेडी टू गो। ओके? फिर मैंने कहा कि जब आप ये छोटी-मोटी चीज़ें जो भी यहाँ पे हैं, इन सब चीज़ों को निपटा लो। अभी उसके बाद आपको आ जाना है जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है? अब जो जावास्क्रिप्ट है, देखो, अगर आप इसे करने बैठे तो आपका 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं, है ना? अगर आप इसको एकदम अच्छे से करने बैठे। मैंने पर्सनली, मैं सच-सच बताता हूँ, मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करा था अपने 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर जब मेरे स्टार्ट हुए थे, तब मैंने जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट करा था, और इसके अंदर लाइक मुझे पहले से C++ अच्छे से आती थी। मतलब अच्छे लेवल पे मैंने पढ़ रखा था C एंड C++। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे DSA के बहुत सारे, है ना?
तो मेरे को प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है? वो स्ट्रॉन्ग थे। मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे सामने अगर तुम बोल दो कि भाई यहाँ पे प्रिंट एफ है ना? यहाँ पे सी आउट है, ये सी प्लस प्लस में लिखा जाता है, सी में लिखा जाता है, सी आउट है। तो मुझे पता है कि ये सिर्फ कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए है। तो जब मेरे सामने कंसोल डॉट लॉग आएगा जावास्क्रिप्ट का, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती हैं। मेरे पास ऑपरेटर आएँगे, कंपैरिज़न ऑपरेटर्स आएँगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ना मेरे लिए आसान है। सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही नहीं, अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ईज़िली पढ़ सकते हो, है ना? तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए स्टिल मैंने 2 मंथ्स दिए, ठीक है? अलोंग विथ मैंने इसमें एचटीएमएल प्लस सीएसएस की रिवीजन करी थी, पढ़ा नहीं था। एचटीएमएल जिस मैंने अपने कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले अपने स्कूल टाइम पे ही पढ़ लिया था। उसके बाद भी थोड़ा बहुत मैंने रिवाइज करा था, है ना? तो ये जो चीज़ है 2 मंथ मैंने दिए, उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता रहता था। सो अब हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी ही हो सकता है कि ये जावास्क्रिप्ट आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। अगर आप मेरे से पूछो, आई विल हाईली हाईली सजेस्ट कि आप पहले सी और सी प्लस प्लस में से कोई भी एक कर लो। अगर आप फर्स्ट ईयर में सी कर चुके हो, तो यू आर वेरी वेरी एट गुड स्पॉट। आप अभी जावास्क्रिप्ट या स्टार्ट कर सकते हो, है ना? बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपने सी या सी प्लस प्लस नहीं करी तो आपको जावास्क्रिप्ट समझ में नहीं आएगी, आएगी, है ना? बट अगर मैं बताऊं, जो सी है ना, वो क्या होता है, फंडामेंटल होता है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो उसमें चीज़ें ऐसे होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ऐसा, फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपके पास मोबाइल है, ठीक है? आप डायरेक्ट जाते हो और उसको मार्केट से परचेज करके लाते हो, और आप इसमें अपना जो भी एप्पल आईडी है या फिर जो भी है आप अपने इसमें डालते हो, और आपका फ़ोन ओपन हो जाता है और आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। सो बहुत ही सिंपल है। तो ये चीज़ होगी आपके लिए एब्स्ट्रैक्टेड। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने अ, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। आपको इसके इंटरनल लॉजिक्स को समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, टास्क किस तरीके से असाइन किए जा रहे हैं, सीपीयू कैसे मैनेज कर रहा है टास्क को, ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपको पहले से करा कराया मिलेगा, आपको सिर्फ अपना फ़ोन यूज़ करना है। सो ये है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको इतने डेप्थ में नहीं लेके जाता। कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स होते हैं, वो आपको सी बताता है ना? तो सी प्रोग्रामिंग को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो सकें। आपको ऐसा ना लगे कि चीज़ें मैजिकली हो रही हैं। आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा और आपको एक आउटपुट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सी पढ़ोगे तो आपको कंपाइलर्स के बारे में पता चलेगा, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। कंपाइलर्स क्या होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इसके आस अराउंड होती हैं। आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर्स के जब पॉइंटर्स टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमारे पास डिस्क के अंदर कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, जिसको हम जब कोई भी वेरिएबल असाइन करते हैं, इंट नेम, है ना? या फिर इंट नेम हम नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर थोड़ी है ये। इंट एज फॉर एग्जांपल 30। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में मेमोरी के अंदर ये डेटा जाके स्टोर हो रहा है, और ऐसा कुछ ना कुछ एड्रेस है जिसको ये वेरिएबल पॉइंट करता है। ये चीज़ें आपको फंडामेंटल्स वहाँ पे क्लियर होंगी, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं और आपको डायरेक्टली यूज़ करनी होती है, ठीक है? मैंने ज़्यादा एम्फोसाइज़ करा इस चीज़ के ऊपर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एम है कि आप किसी एक बड़ी कंपनी में जाएँ या फिर अपना खुद का एक बड़ा स्टार्टअप खड़ा करें, तो उसके लिए फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप इस चीज़ को कर लो। अगर नहीं करना चाहते तो भी इट इज़ गुड, आप सीधे जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट में आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ना? जावास्क्रिप्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ आ जाते हैं और आपको ले चलता हूँ मैं
सिलेबस के ऊपर। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट इतनी ईजी नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अजीब लगे। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से करी हुई है, आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा सा अजीब है। अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो आपको तो वैसे ही अजीब लगने वाला है, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बेसिक से। सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, है ना। उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में पढ़ोगे, यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ोगे, है ना। स्ट्रिंग जैसे कि ये मैंने लिखा विकास, स्ट्रिंग के अंदर तो ये स्ट्रिंग है, ये सारे स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद आप अरे के मेथड्स के बारे में पढ़ोगे। अरे क्या होता है, इस तरीके से एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारे पास इंडेक्स होते हैं, है ना। और उसके बाद इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि 1, 9, 10। तो ये चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे। टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के बारे में जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे डॉलर साइन लगा करके आप अपने वेरिएबल का नाम बैकटिक्स के अंदर रखते हो, तो आप डायनेमिक वेरिएबल्स कंसोल करवा सकते हो। बाकी आपके पास ये डेटा टाइप्स हैं अलग अलग, इन्हें आप पढ़ोगे। बूलियन कंपैरिजन ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है ना। उसके बाद ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। नेस्टेड इफ एल्स, लूप्स वगैरह, लूप्स आपने पढ़ रखा होगा, आई होप पढ़ा होगा, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड लूप के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अरेज को हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आई मीन जब आप पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट को तो आप अरेज को और डिटेल में पढ़ोगे। इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू अरेज, पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास ये अरे है तो इस अरे के अंदर मान लो कि यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5। अब इस अरे के अंदर मुझे एक नया एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 6, है ना। तो इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अरे डॉट पुश मेथड का। अब यहाँ पे देखो, जब मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पे सारे मेथड बने बनाए हैं। अरे डॉट पुश मैंने यूज़ करा और सीधे यहाँ पे 6 पुश हो गया। कोई इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ है ही नहीं। बट जब आप सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हो और आपको जब एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए भी एक पूरा का पूरा अरे बनाना पड़ जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में लो लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक 6 डाला इसके अंदर और डायरेक्टली इंसर्ट हो गया, और जो अरे का साइज़ है वो भी बढ़ गया। तो बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें इसने खुद ही मैनेज कर ली। बट जब आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे तो आपको छोटी-छोटी चीज़ खुद से मैनेज करनी पड़ती है, और जब आप ज़्यादा कंट्रोल्स अपने हाथों में लेते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है ना? तो ये था आपका अरेज़, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट। उसके बाद 2 टाइप के डेटा टाइप्स आएँगे, प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर आपके पास अ, आ जाएँगे, जैसे कि हमारे पास होता है स्ट्रिंग, नंबर, है ना, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट, सिंबल। तो ये सारे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज़, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद क्लोन एंड स्प्रेड ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो, जो अरेज होते हैं उसको हम क्लोन करने का मतलब है कि आपने एक अरे बनाया, ये मान लो उसको अरे 1 बोलते हैं, और एक अरे बनाया दूसरा अरे 2 बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने अरे 3 बनाना है जो कि बिल्कुल अरे 1 जैसा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अरे 3 में अरे 1 को डाल दोगे ऐसे, और आप सोचोगे कि अब तो अरे 1 हमारा रेडी है। तो आप गलत नहीं हो, बट टेक्निकली आप गलत हो, क्योंकि ये इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी नहीं करता। ये क्या करेगा कि ये सिर्फ इसका पॉइंटर कॉपी करेगा, और मेमोरी के अंदर जो हमारे पास हीप मेमोरी है और एक होती है हमारे पास स्टैक मेमोरी। तो उसमें क्या होगा कि आपका पास यहाँ पे अरे 1 होगा और यहाँ पे आपके पास अरे 3 होगा, लेकिन हीप मेमोरी के अंदर जो अरे है वो मान लो यहाँ स्टोर्ड है। तो ये वाले अरे 1 जो है वो यहाँ पे स्टोर्ड है, तो अरे 1 पॉइंट कर रहा होगा इसको। लेकिन अगर आप इस तरीके से असाइन करोगे तो भले ही एक नया वेरिएबल बन गया हो, लेकिन ये भी इसी को पॉइंट करेगा।
तो जब भी आप इसमें कुछ चेंज करोगे अरे 1 में, तो वो अरे 3 में भी चेंज हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते। तो फिर उस चीज़ को आपको यहाँ पढ़ना है। फॉर लूप कैसे लगाते हैं अरेज़ के ऊपर, अरेज़ के एलिमेंट को एक्सेस करना है ना, तो इसको इटरेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो वो चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे। फिर उसके बाद व्हाइल लूप कैसे लगा सकते हो, फॉर ऑफ, फॉर इन, ये 2 अलग टाइप के लूप होते हैं, जो कि आपके अरेज़ को यूज़ करने के लिए आपको ईज़ी बनाया जाता है ना? देखो जावास्क्रिप्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि हम उसको ईज़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा-सा ईज़ी कर सकें और ब्राउज़र के अंदर इस चीज़ को चला सकें, है ना? क्योंकि अगर आपको मान लो आपके पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो बहुत सारे कंट्रोल को मैनेज करके आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं बना सकते। मतलब कि बना सकते हो टेक्निकली, बट आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाएगी बिहाइंड द सीन। बट जो चीज़ें रिडंडेंट है आप उसे भी मैनेज कर रहे हो और जो काम किया है उसे ही मैनेज कर रहे हो। तो जो रिडंडेंट चीज़ें हैं अगर हम उसको बैकग्राउंड में खुद ही मैनेज कर ले, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, उससे आप जल्दी और बेटर एप्लीकेशन बना सकते हो। समझ गए? इसलिए जावास्क्रिप्ट को थोड़ा-सा अब्स्ट्रैक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अरेज़ डिस्ट्रक्शन क्या होती है? मान लो कि इतने सारे इसमें अरेज़ में वैल्यूज़ पड़ी हैं और इन सबको आपको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना है। तो आप किस तरीके से उसको स्टोर करवा सकते हो, है ना? मान लो कि मेरे को बनाना है var1, var2, var3 सो ऑन, var1 में ये आ जाए, var2 में ये आ जाए। तो आपको उसके अंदर अरे डिस्ट्रक्शन का सिंटैक्स पता होना चाहिए और आप उसके अंदर इस तरीके से फिर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑब्जेक्ट्स। हमने आगे यहाँ पे देखा था ना कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो हम देखते हैं इस तरीके से होता है, जैसे कि नेम, इस तरीके से आपको कोटेशन में लिख लो विकास, है ना? फिर उसके बाद एज मान लेते हैं 20, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो उसके अंदर लिख सकते हो और फिर से बंद कर लो। तो इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? उसके बाद डॉट वर्सेस ब्रैकेट नोटेशन की इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम है अम, इस ऑब्जेक्ट का नाम मान लो ABC है, ठीक है? तो ABC डॉट नेम, ABC डॉट एज, या फिर ABC अच्छा नाम नहीं है, मान लो कि इसका नाम पर्सन है, तो पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट एज, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद आपको आइटरेट ऑब्जेक्ट कंप्यूटेड। देखो, जो लोग अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वेरी गुड, कंप्लीट देखना और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को ज़रूर मिलेगा। जो लोग छोड़ के जा चुके हैं अभी तक, इट्स ओके, हो सकता है आप लोगों को ओवरवेल्म लगने लगा हो, टॉपिक्स आपको समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगने लगा हो, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप इस पे फ़ोकस कर ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको जो पिछले टॉपिक्स हैं, वो आपको क्लियर नहीं होंगे, है ना? सो इट्स कंप्लीटली फाइन, आप पहले उन्हें क्लियर करो, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? बट ज़्यादा लेट मत करना क्योंकि अगर आपने सेकंड ईयर में भी इस चीज़ को नहीं करा, तो थर्ड ईयर में आके आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास जैसे 3 डॉट्स होते हैं इस तरीके से, फिर आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग जैसे हमने अरे डिस्ट्रक्चरिंग देखा था, तो उसका भी एक सिंटैक्स होता है। इस तरीके से आप कुछ भी डिस्ट्रक्चर कर लो, जैसे मान लो मेरे को नेम को एक अलग निकालना है, एज को अलग निकाल के एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर, तो आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्ट इनसाइड अरे, ये हमारे पास एक्चुअल जो स्कीमा होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का, जब हम वेबसाइट्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना? उसके बाद नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, फंक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अ, आपको पता होगा फंक्शन क्या है अगर आपने सी पढ़ रखी है। अगर नहीं पढ़ा तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए इस चीज़ को, है ना? फंक्शंस हमारे पास कुछ नहीं करते, बस हेल्प करवाते हैं किसी एक टास्क को करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि आपके पास 2 टास्क हैं, आपको आपको होमवर्क करवाना है, ठीक है? होमवर्क होमवर्क थोड़ा-सा पुराना हो गया। यू गाइस आर नाउ इन कॉलेज, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको असाइनमेंट करवाना है, ठीक है?
अब अगर असाइनमेंट करवाना है तो उसका एक फ़ंक्शन बना लो, ठीक है? अब असाइनमेंट एक फ़ंक्शन है और आप इससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप चाहो तो मल्टीपल फ़ंक्शन बना सकते हो, सिंटैक्स को आप ध्यान में मत दो, ठीक है? तो मान लो कि असाइनमेंट नाम का एक फ़ंक्शन है, आप और एक है आपका टिकट बुक करने का फ़ंक्शन है। तो मान लो कि आप ये रहे, आपको कॉलेज असाइनमेंट मिला, तो आप इस फ़ंक्शन को बोलोगे कि मेरा असाइनमेंट कर दे, तो ये कर देगा। आपको कहीं घूमने जाना है, आप टिकट बुक वाले को बोलोगे मेरा टिकट बुक कर दे, ये कर देगा। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें, तो जैसे ये देखो, ये मेरे पास पेंसिल है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये इस वाले टूल बार को ओपन कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ंक्शन लिखा होगा कि ऑन क्लिक ऑन दिस पेन ओपन दिस सेक्शन, है ना? तो ये एक फ़ंक्शन है जिसको हम यूज़ करें तो बस कुछ नहीं है, छोटे-छोटे कोड के स्निपेट हैं, जिसको हम अब किसी न किसी काम के लिए यूज़ करते हैं। ये फ़ंक्शन होता है। जब पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना? इसमें अलग-अलग टाइप के फ़ंक्शन होते हैं, पढ़ लेना। फ़ंक्शन डिक्लेरेशन, फ़ंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फ़ंक्शन क्या होते हैं, है ना? एरो फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के अंदर। फ़ंक्शन डिक्लेरेशन आर होइस्टेड, बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसा कांसेप्ट है जो बिगिनर्स को नहीं पता होता। जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप फ़ंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़ंक्शन डिक्लेयर करते हो, तो वो होइस्टेड होते हैं। यानी कि आप उनको एक्सेस कर सकते हो कोड में अ, पहले ही, जबकि आपका फ़ंक्शन बाद में डिक्लेयर हुआ है। आप जो पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। फ़ंक्शन इनसाइड द फ़ंक्शन, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन यूज़ करते हैं हम। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, जब फ़ंक्शन के अंदर आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो बाहर, 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 बाहर इस तरीके से वो एक्सेस करने का ट्राई करता है कि उसको कहीं न कहीं बाहर की तरफ वैल्यू मिल जाए। यानी कि मान लो कि ये आपका फ़ंक्शन है, उसके अंदर एक और फ़ंक्शन है और इसके अंदर आपने मान लो नेम नाम का कोई वेरिएबल यूज़ किया है, तो पहले वो अपने खुद के स्कोप में दिखेगा, ये इसका खुद का स्कोप है, इसको यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये बाहर जाएगा, बाहर वाले स्कोप में दिखेगा, बाहर वाले पैरेंट फ़ंक्शन में, वहाँ भी नहीं मिलेगा, तो वो ग्लोबल फ़ंक्शन में जाए, मतलब जो ग्लोबल आपका कोड है, उसमें जाएगा। एक तरीके से मान लो कि ये भी पूरा एक फ़ंक्शन ही है। तो यहाँ पे भी इसको नहीं मिलेगा, तो ये नहीं प्रिंट करेगा, अगर मिल गया तो प्रिंट कर देगा। या फिर जो भी आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो यहाँ पे वो कर देगा, ठीक है? उसके बाद है ब्लॉक स्कोप वर्सेस फंक्शन स्कोप, समझ में आ जाएगा जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है? ब्लॉक स्कोप जो होता है वो आपके एक ब्लॉक के अंदर देखा जाता है। मतलब कर्ली ब्रेसेस जितने भी होते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं और एक फंक्शन स्कोप फंक्शन के लिए दिखाया जाता है, तो आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। अगेन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं कि अगर आपने फंक्शन में कोई पैरामीटर पास कराना है, तो आपको कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रखना होता है। गुड प्रैक्टिस होती है कि अगर मान लो कि वो वैल्यू ना मिली, तो कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, है ना? कि अब मान लो कि आप 10 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो फंक्शन को और उसमें से आप 2 यूज़ कर रहे हो, बाकी को आप चाहते हो कि कहीं और साइड में रख लें, तो आप ये रेस्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके आप एक अरे बना सकते हो बाकी पैरामीटर्स का। पैरामीटर्स को डिस्ट्रक्चरिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। पैरामीटर डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ठीक है? ब्रीफ इंट्रो टू कॉल बैक फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल बैक फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर ही फंक्शन पास कर दिया, ठीक है? सुनने में अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन कैसे पास कर सकते हैं, बट हम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना? बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद है फ़ंक्शन रिटर्निंग फ़ंक्शन। हाँ, फ़ंक्शन एक फ़ंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है। अगर आपने मान लो एक फ़ंक्शन बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोस्ट कॉन्स्ट मान लो फंक1 और ये कुछ काम कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, मान लेते हैं ये कुछ रिटर्न करना चाह रहा है आपको, रिटर्न, और रिटर्न में आपको देगा फंक2, ठीक है? फंक2 जिसमें कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं कि जो फंक्शन2 है आपका, मान लो कि वो कुछ काम कर रहा है, वो कह रहा है आपको कंसोल डॉट लॉग आई एम फंक2, मान लो ऐसा कुछ कह रहा है, और जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो ये वाला फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा क्योंकि आपने रिटर्न स्टेटमेंट में ये फंक्शन लिखा हुआ है।
है ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी है और उसके बाद आपके कुछ अरेज़ के मेथड है इम्पोर्टेंट, जब आप ये पढ़ रहे होगे उसके साथ ही इसको पढ़ लेना, ठीक है? फॉर ईच क्या होता है, मैप मेथड क्या होता है, इसके अलावा फ़िल्टर क्या होता है, रिड्यूस, सॉर्ट, फाइंड, एवरी, सम, फिल, स्प्लाइस, ये सारे मेथड यूज़ होते हैं रिएक्ट के अंदर। सिर्फ़ रिएक्ट में ही नहीं, जब आप बैकएंड पे काम करोगे नोड जेएस वगैरह पे, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। इवेंचुअली जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे अरेज़ के मेथड्स तो यूज़ होने ही हैं। फ्रंट एंड में स्पेशली इनका बहुत यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। स्लाइस क्या होता है, फाइंड, फ़िल्टर, ये सब अच्छे से पढ़ना। उसके बाद हमारे पास कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें और मिलेंगी आई ट्रेबल्स के बारे में। सेट और मैप्स तो अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर सेट को आप समझ सकते हो कि हमारे पास कुछ एक अरे की तरह समझो, बट अरे नहीं है ये, इसको ये आइटरेबल नहीं होता और इसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेट बनाया एक, इसको कट करो, आपने एक सेट बनाया, उसमें आपने 1 2 3 4 4 5, तो यहाँ पे 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ये इग्नोर कर देगा, ओनली ये वैल्यूज़ लेगा। ये होता है सेट्स, ठीक है? और इसमें कोई इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं होती, जैसे कि अरे के अंदर तो हमारे पास 0 1 2 3 होता है, तो आप इंडेक्स से इसको एक्सेस कर सकते हो, तो इसमें नहीं होता। मैप भी कुछ ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है, जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मेथड्स आप पढ़ सकते हो। ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है कि अगर आपने कोई एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा करके सिंटैक्स होता है उसका, अगर वो चीज़ है ऑब्जेक्ट के अंदर तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको एरर तो एटलीस्ट नहीं देगा, है ना? नहीं तो आपको एरर मिलता है कि अनडिफाइंड या फिर ऐसा कुछ एरर आता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आपने इतना पढ़ लिया, सिर्फ इतना जितना मैंने ये दिखाया, यू आर 70% रेडी फॉर रिएक्ट, ठीक है? क्यों? क्योंकि 100% होने के लिए तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा ना, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब सबसे पहले, क्या आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट पढ़नी है? क्या पढ़नी चाहिए? देखो, मैं कहूँगा कि पढ़ लो, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसको आज पढ़ लोगे और जब ये यूज़ नहीं होगी तो आप इसे भूल जाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं जो आप डेली कर रहे हो। तो पढ़ लो इसको, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है और इवेंचुअली ये आपकी हेल्प ही कर रही होगी, कभी भी आपकी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसे पढ़ो, ठीक है? बट इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है ना? आप लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या टॉपिक्स हैं। बट अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, चिंता मत करो, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने इतना सारा कवर करा है, तो आपने अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया है कि आप इस चीज़ को भी पढ़ सकते हो ईज़िली, है ना? सो डोंट वरी, अगर आप इतना कर पा रहे हो तो ये भी कर लोगे। सो बी हैप्पी, you will be easily able to finish it up also. Okay, so let's move. It's looking dangerous. Yeah, still, let's remove it out. है ना? अब आगे बढ़ते हैं और हम डॉम ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट इग्नोर करना, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है हमारे पास, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारी एस्थेटिक की प्यारी सी वेबसाइट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आपको यहाँ पे बहुत सारा कोड देखने को मिलेगा जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। अगर मैं एलिमेंट सेलेक्टर से कोई एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं वेलकम को सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास कुछ HTML का सिंटैक्स लिखा पड़ा है ना? जैसे यहाँ वेलकम लिखा है, अगर मैं यहाँ पे, ये तो सभी को पता होगा, वेलकम को हटा करके यहाँ पे कर दूँ बाय बाय, बाय बाय टू एस्थेटिक, है ना? तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर आपको पता हो। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो वापस से डॉक्यूमेंट नया लोड होगा और जो चीज़ें पहले थी वैसे ही हो जाएगा। तो देखो, ये जो पूरा है ये सब डॉक्यूमेंट है ना?
और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलिमेंट्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो मैं फटाफट फिनिश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एचटीएमएल सीएसएस का जो क्रैश कोर्स है वो आपने कर लेना है। बाय द वे ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ पूरा शीट, ये मैंने उठाया है हर्षित वशिष्ठ हर्षित वशिष्ठ के चैनल से। ही इज़ द बेस्ट यूट्यूबर ऑन द इंटरनेट आई वुड से, मेरे अकॉर्डिंग, कि उसने जो जावास्क्रिप्ट पढ़ाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रखा है। एंड आई नो दैट गाय, है ना? सो मैंने आज तक जो भी मेरे से पूछना आता है कि मुझे किससे पढ़ना चाहिए, आई वुड से कि तुम हर्षित से पढ़ लो, अगर तुम्हें उसका पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है। बिकॉज़ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इनका, और जिस तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ डीप में जा कर के, और ऐसा नहीं रखा कि आप एकदम से ओवरवेल्म हो जाओ कि ये क्या आ गया। बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया गया है इनके सीरीज़ के अंदर, और आप चाहो तो इसे फ़ॉलो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको जो भी अच्छा अल्टरनेटिव मिले आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो। ये वाला जो आपको शीट दिख रहा है ये हर्षित वशिष्ठ से लिया गया है। उसके बाद आपको एचटीएमएल एंड सीएसएस का क्रैश कोर्स इन्हीं के चैनल पे मिल जाएगा। आप उसको कर सकते हो डोम ट्यूटोरियल को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको दिखाया डोम में आपको पूरा एचटीएमएल वगैरह का थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। एसिंक, डेफर इसको छोड़ो, ये जावास्क्रिप्ट को जब लिंक करते हो एचटीएमएल फाइल से तो उसकी चीज़ है। सेलेक्ट एलिमेंट यूजिंग आईडी, हाँ, कि किस तरीके से एलिमेंट को सेलेक्ट करा जाता है। अब देखो, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा क्यों? हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट क्योंकि हम उसको इंटरैक्ट करवा सके। इंटरैक्ट किससे करवा सके? हम अपने एचटीएमएल के एलिमेंट से, हम अपने स्टाइल्स से इंटरैक्ट करवा सके। तो होता क्या है कि हमारे पास है एक पेज। उस पेज में मान लेते हैं हमारे पास एक इमेज है, ठीक है? और इधर एक बटन है लेफ्ट जाने का और इधर एक बटन है राइट जाने का। आप चाहते हो कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो जो इमेज है वो इस तरफ मूव कर जाए, ठीक है? नेक्स्ट इमेज आ जाए। जब आप इधर करो तो एक इमेज लेफ्ट की तरफ स्वाइप हो जाए, है ना? बट ये लॉजिक से आप बनाओगे कैसे? अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस आता है तो आप एक बेसिक टेम्पलेट तो बना सकते हो, बट इसके ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ लगेंगी उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो, अभी क्या होने वाला है, आपने एचटीएमएल सीएसएस को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहाँ पे आपको, अगर आपने एचटीएमएल पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आईडी एंड क्लासेस का कंसेप्ट होता है। तो सेलेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्वेरी सेलेक्टर्स क्या होते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी, और आप इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके किस तरीके से एचटीएमएल पेजेस को, सीएसएस स्टाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट, जो आपके डिव के अंदर टेक्स्ट लिख रखा है या किसी स्पैन के अंदर टेक्स्ट लिख रखा है, तो उस टेक्स्ट को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं हम, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है? स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हो। हर एक वो चीज़ जो आप अपने हाथों से कोडिंग करके एक एचटीएमएल पेज पे बना सकते हो, वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू बिना एचटीएमएल को टच करे आप जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हो। ये पावर होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आपको जब आप पढ़ोगे तो हर से अगर पढ़ोगे तो आपको बताएँगे कि जो हमारे पास जब आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो पेज का तो किस तरीके से पेरेंट और उसका चाइल्ड और फिर उसके चाइल्ड किस तरीके से वो नीचे की तरफ डिवाइड होते हुए जाते हैं, है ना? किस तरीके से उनके नोड्स बनते हैं। एक पेज भी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसको बड़े डिटेल में आपको ये बता देंगे अगर आप इनसे पढ़ोगे। गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स, है ना? ये क्या होते हैं आप पढ़ लो। आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो भी इसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। फिर इनर एचटीएमएल अगेन, है ना? डीप अंडरस्टैंड डॉम ट्री, हाँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई डॉम ट्री कहते हैं इसको।
और यहाँ पे रूट नोड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लास लिस्ट, ऐड न्यू एलिमेंट टू पेज। ठीक है, ये किस तरीके से आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो पेज में, और क्रिएट कैसे कर सकते हो एलिमेंट्स को, इंसर्शन एडजेसेंट एलिमेंट, क्लोन करना नोड्स को, मोर और भी बहुत सारे मेथड्स, मतलब आपका जो भी डोम से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है वो सब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आई वुड से यू आर 90% रेडी फॉर React.js। अभी भी 10% रह गया है, क्योंकि आप ये सब पढ़ के सिर्फ React.js का फ्रंट एंड बना सकते हो, आप उसको बैकएंड से कनेक्ट नहीं कर सकते। बैकएंड से कनेक्ट करने का मतलब है कि आपने एक पेज बनाया, उस पेज के अंदर आपने यूआई बना लिया, एक सर्च बटन बना लिया, है ना, उसमें आपने कुछ लिखा, लेकिन ये जो सर्च का रिस्पॉन्स है वो किसके पास जाना है, वो जाना है बैकएंड के पास। बट बैकएंड के पास से कैसे आएगा, तो आपको उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होती है ना, सिर्फ बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए नहीं, बहुत चीज़ों के लिए काम आती हैं वो, है ना। देखो, जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं बताता हूँ उस चीज़ को, बट उससे पहले ये सारा ऑब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद आपने पढ़ना है हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया, सो यू आर लाइक कि आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ गया, और आप चाहो तो अपना एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट भी बना सकते हो। आई एम जस्ट जॉकिंग, नहीं बना सकते क्योंकि इतना भी आसान नहीं है, बट आपको कहीं ना कहीं ये फील आ जाएगी कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में बना कैसे है ना। और एट द एंड जावास्क्रिप्ट भी किसी न किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके कंपाइल होता है, तो आपको वो भी समझ में आएगा जब आप ये चीज़ पढ़ोगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये सारी चीज़ें। क्लोजर्स के बारे में पढ़ सकते हो। क्लोजर्स तो ऐसा टॉपिक है कि हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है, जब आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इवेंट्स में हमारे पास क्या है, इवेंट्स बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब कीबोर्ड के इवेंट्स हम डिटेक्ट करते हैं, माउस के इवेंट हम डिटेक्ट करते हैं, क्लिक्स हम डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो वो सारे इवेंट्स क्या होते हैं वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इन्हें इवेंट लिस्टन कहा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें डोम के साथ वाली चीज़ें हैं, आप इन दोनों को साथ में पढ़ लेना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो इस चीज़ को जितना टाइम आपने दिया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उतना ही आप इसको भी दो। मतलब अगर आपने इस सबको दिया है 1 महीना सब कुछ समझने के लिए, बहुत ही बेसिक से, तो एटलीस्ट इसको 5 से 6 दिन तो दो। ठीक है, ऐसा नहीं है 5 से 6 दिन में सिर्फ आप इसको रट रहे हो, सेम वीडियो को बार बार प्ले कर रहे हो। आप इस पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मैं बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट जो है वो खुद में एक क्या है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंक्रोनस का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर मैंने एक कोड को एग्जीक्यूट करा, तो उसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लिखी हैं, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये, मान लो कि ये ले रहा है 20 सेकंड का टाइम ये लाइन एग्जीक्यूट होने में। तो जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि रुक जाओ, मैं तो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ, जब तक ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं इसका वेट करूँगा। इससे दिक्कत क्या हुई, मान लो कि ये इंस्टेंटली कंप्लीट होने वाली थी 1 सेकंड के अंदर, या फिर कुछ मिली सेकंड के अंदर ये कंप्लीट होने वाली थी, बट इसके चक्कर में अब इन्हें वेट करना पड़ेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। असिंक्रोनस का मतलब होता है कि ये वाला जो काम है इसको हम साइड में फेंक देंगे, बोलेंगे कि जब ये काम हो जाएगा तब जावास्क्रिप्ट को बता देना, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसको कंप्लीट करेगा, इसको कंप्लीट करेगा, जब 20 सेकंड हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई है जो इस टास्क को बैकग्राउंड में रन कर रहा था जावास्क्रिप्ट के लिए, और जैसे ही कंप्लीट हो गया इसने जावास्क्रिप्ट को बोला भाई रुक जा, आगे मत जा, ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है, इसका आउटपुट यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो कोई है ये कोई और नहीं है, ये आपका ब्राउज़र है। ठीक है, ब्राउज़र के अंदर होते हैं वर्कर्स,
उसके बारे में भी आपको जब ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्कर क्या करते हैं कि जो भी आपका जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड से हटा करके जो भी काम होता है, वो वर्कर को सौंप दिया जाता है और वर्कर उसको बहुत ही अच्छे से परफ़ॉर्म करवाते हैं और उसका आउटपुट जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड को वापस लौटा देते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी काम होते हैं वर्कर्स के, जब आप पढ़ोगे तो आपको अगेन सारी चीज़ें क्लियर होंगी। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आप सेट टाइम आउट पढ़ोगे, सेट टाइम विथ 0 मिलीसेकंड, ये क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। कॉल बैक क्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेट इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है। अंडरस्टैंड कॉल बैक्स इन जनरल, कॉल बैक्स इन असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक कॉल बैक हेल्प, ये जो आप है इसको पढ़ोगे और इसको कैसे सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है, और जब इसको आगे पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये क्या है। प्रोमिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट और नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप आ चुके हो नेटवर्किंग के अंदर, जावास्क्रिप्ट की जो मेन पावर है, ठीक है। ब्राउज़र की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, पता है आपको क्या है? वो है नेटवर्क। ब्राउज़र मान लो कि उसके पास सब कुछ है, अगर उसके पास नेटवर्क की पावर नहीं है तो ब्राउज़र कुछ भी नहीं है। तो नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग ब्राउज़र कैन डू। तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता है ना? तो यहाँ पे नेटवर्क का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी अपना ब्राउज़र खोलते हो और उस पे सर्च करते हो STIT techies.com, आई होप करते होगे, है ना? बट मान लो आपने इसको सर्च करा, इस वेबसाइट को .com, तो ये क्या करता है, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट बनाता है मेरे सर्वर पे। सर्वर मतलब जो HTTPtechies.com का सर्वर है, मेन सर्वर। कौन सा है पता है आपको? वर्सल पे हमने इसको डिप्लॉय करा हुआ है। तो वर्सल के अंदर मैंने मुंबई के अंदर एक सर्वर लिया हुआ है अपने इस वेबसाइट के लिए, जो कि मुझे वर्सल ने ही दी थी, ठीक है। और मैंने मुंबई का इसलिए लिया क्योंकि मुंबई हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि वेबसाइट मोस्टली हमारे इंडिया में यूज़ होने वाली है, तो इंडिया के अंदर रहेगा। और उससे क्या होगा कि जो लेटेंसी है आपके डिवाइस से मेरे सर्वर तक की, वो कम से कम होगी, समझे? तो ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट मांगता है इसके पास कि कोई इसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये बोलता है हाँ, ओके, हम लाइव हैं, हमारा मशीन चालू है, तुम ये सारी फाइल ले जाओ और ये सारी फाइल को यूज़र को दिखा दो। कौन सी फाइल? पता है? जो HTML आपने लिखी है, जो CSS आपने लिखी है, जो जावास्क्रिप्ट आपने लिखी है, ये सारी फाइल्स, इन फाइल्स को ये किसको देता है? ब्राउज़र को देता है। और फिर ब्राउज़र क्या करता है कि उनको लोड करके उनको दिखा देता है कि ये लो, ये तुम्हारे पास तुम्हारा होम पेज है, ये तुम्हारे इवेंट्स वाला पेज है, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। आप पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ना, इस टॉपिक पे टाइम देना जितना टाइम हो सके। इसी के साथ यहाँ पे ना आपको हर जितने ये सारी चीज़ें नहीं बता रखी, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह क्या होती हैं, ठीक है? TCP क्या होता है, UDP क्या होता है, नेटवर्क रिक्वेस्ट किस-किस टाइप के होते हैं, ठीक है? आपको वेब सॉकेट्स के बारे में, है ना? वेब सॉकेट्स क्या होते हैं? उसके बाद जब आप कभी भी आपने आज से वेबसाइट सर्च करी है, तो आपने या तो HTTP या तो HTTPS करके सर्च करा होगा। कभी भी आपने WS:/HTTPtechies.com नहीं सर्च करा होगा, क्योंकि वो एक अलग प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं अपने आप में, वो भी एक अलग टॉपिक है, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट के अलग, हाँ, यहाँ पे इन्होंने एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में बात करी हुई है, बाकी टीसीपी, यूडीपी, वेब सॉकेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं हुई, ठीक है। एक्सएचआर रिक्वेस्ट, हाँ, एक्सएचआर देखो, जो टीसीपी है इसी के ऊपर एचटीटीपी बिल्ड है। तो अगर आपको एचटीटीपी समझ में आ रहा है तो आपने एक एब्स्ट्रैक्टेड सी चीज़ पढ़ ली है, जो कि आपके लिए आसान बनाई गई है। बिहाइंड द सीन ये टीसीपी को ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आप एक्सएचआर रिक्वेस्ट पढ़ सकते हो, ये पुराने मतलब अभी भी यूज़ होता है, बट अभी हम ज़्यादा एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। एरर हैंडलिंग क्या होता है एक्सएचआर रिक्वेस्ट में, एक्सएचआर रिक्वेस्ट चेनिंग क्या होती है ना? प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस फाइंड, आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। उसके बाद फेच एपीआई क्या होती है? फेच मतलब क्या करते हैं कि हमारे पास मान लो कि एक सर्वर है, सर्वर से कुछ डेटा लेके आना है, उस डेटा के लिए हमारे पास एक एंड पॉइंट बना होगा, और उस एंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे, फेच करेंगे डेटा को बेसिकली।
फेच, इसी के अंदर अपना यूआरएल डालेंगे, वो एंड पॉइंट ये इसके पास रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर के अंदर लॉजिक जो भी लिखे हैं उसके हिसाब से अगर डेटा देने लायक है तो वो आपको दे देगा और आपके पास एक डेटा आ जाएगा इसमें रिस्पॉन्स में, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जो भी उसमें आपको एक्सेस करना है वो सब आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो मेन पावर तो ये है, सब कुछ पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पे आपको होने वाला है। उसके बाद एरर हैंडलिंग क्या होती है? एरर हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि आपने रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे रिक्वेस्ट पहुँच गई इसके पास और सर्वर ने कह दिया कि मैं तो अभी चालू ही नहीं हूँ। मान लो कि मेरा जो मुंबई के अंदर सर्वर है, ये चला गया डाउन बाय एनी रीज़न। मान लो कि यहाँ पे लाइट कट गई, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है बट यूजुअली कभी ऐसा हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जो ये सर्वर्स हैं, ये वेल मेंटेन्ड होते हैं, इन पे हाई सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है? तो ऐसा तो कुछ होने का मतलब कोई चांस ही नहीं है, बट स्टिल कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से डाउन जा सकता है। या फिर हो सकता है कि मेरे कोड में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मेरा पर्टिकुलर मशीन डाउन चला गया, जिसकी वजह से मेरे बैकएंड कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो उस केस में आपको एरर को हैंडल करना पड़ेगा। मान लो कि 404 आ गया, मेरा सर्वर ही नहीं मिल रहा नेटवर्क के ऊपर, तो आपको उन सारे एरर्स को हैंडल करना पड़ेगा। आपको जितने भी एरर कोड्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा और आप उसको हैंडल करोगे। उसके बाद कंज्यूम प्रॉमिस विद असिंक अवेट, ठीक है। जब आप असिंक अवेट हमारे पास जब हम असिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं तो उसमें अवेट करके हम फैच एपीआई कॉल करते हैं। आप इस चीज़ को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। इतना सारा पढ़ने के बाद आपको छोटी सी और चीज़ पढ़नी है, वो है ES6 2025 मॉड्यूल। जिसने 2 जनवरी वाली क्लास ली थी, उन्हें पता होगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। उन्हें पता होगा कि ES6 जो है वो क्या चीज़ है। ES6 कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक अपडेट है जो कि 2015 में आया था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास, वो जब स्टार्ट हुई थी तो उसका नाम मोचा था। मोचा से उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट आया। लाइव स्क्रिप्ट से उसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट आया। एक्मा स्क्रिप्ट इसलिए आया कि एक्मा एक स्टैंडर्डाइजेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजीज़ को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करवाती है और उसी ने जावास्क्रिप्ट को भी एक स्टैंडर्डाइज करवा दिया कि अगर कोई भी ब्राउज़र के अंदर अगर आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना है तो उसके ये रूल्स होने चाहिए जो कि जावास्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। तो उसी को हम एक अपडेट को बोलते हैं ES6 और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी नई चीज़ें आई थी जो कि 2015 में आई थी। तो इसके अंदर हमने सबसे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थी वो थी मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है कि अभी तक जो भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे वो एक फ़ाइल में लिखते थे, ओनली वन फाइल, और पूरी की पूरी उसी फाइल के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। आपको कुछ भी अपडेट करना है, डिलीट करना है, कोई फंक्शन है, कोई यूज़र के ऊपर कोई ऑपरेशन करना है, नेटवर्क रिक्वेस्ट करना है, सब कुछ आप एक ही फाइल के अंदर कर रहे थे। बट जो ये वाला है इसने सारी चीज़ें बदल दी। अब आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, ऐसे करके मल्टीपल फाइल्स बना सकते हो। इसमें मान लो कि यूज़र को लॉगिन करने का लॉजिक लिखा है, इसमें यूज़र को उसका डेटा दिखाने, उसका प्रोफाइल डेटा दिखाने का लॉजिक लिखा है ना। इसमें कुछ और लॉजिक लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है और इन सबको आपस में कनेक्ट करके आप एक ऐप बनाते हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंस्टाग्राम का ऐप है, तो इंस्टाग्राम के ऐप में ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ़ आपके पास एक ही चीज़ है, आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। मान लो आपको रील देखना है, तो रील का कोड इस वाली फ़ाइल में लिखा है, तो इसको यूज़ करेंगे, तो मैनेज करना फ़ाइल को आसान हो गया, है ना। फिर उसके बाद मान लो कि आपको किसी स्टोरी देखनी है, तो स्टोरी वाला कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। हालाँकि इतना आसान नहीं होता, बट मान लो कि ऐसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर और आप कोई भी इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्रैक कर सकते हो। और इतना करने के बाद आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके पास जावास्क्रिप्ट की वो नॉलेज होगी जो बिगनर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सीखने के अंदर। बट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप अ, इन चीज़ों को ईज़िली कर सकते हो। यहाँ मैं 2026 का उठा लाया बाय मिस्टेक, 2025 का उठा लाया, मैं 26 का चाहिए था। इसको छोड़ो अब, मतलब तुम कर लेना यार। मान लो कि इसको हटा देते हैं। आज हमारे पास 4th है, अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो
तो 30 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, डेली कंसिस्टेंट रहना है, कोडिंग करनी है। मुझे नहीं पता आप ये कब देख रहे होगे वीडियो को, है ना? अभी टाइम देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 11:52 PM हो रहा है, शायद कल ही देखोगे। तो मान लेते हैं आज 5 है, इसको काटो और आप 4 तारीख तक एटलीस्ट कर लोगे, है ना? मैं चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों ने भी जावास्क्रिप्ट नहीं करा वो जावास्क्रिप्ट पे ही ध्यान दें। 1 महीना पूरा आप जावास्क्रिप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। कॉलेज का थोड़ा बहुत पढ़ो जो कॉलेज का है, बट घर आकर के सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट करनी है, ठीक है? एंड जब आप ये चीज़ कर लोगे, देखो हमने कितनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। जब आप ये चीज़ कर लोगे तब आप रिएक्ट पे जंप करो, है ना? चाहे आप फिर रिएक्ट पे जंप करने से पहले एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बना लेना। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितने प्रोजेक्ट बनाए थे। मैं दिखाता हूँ, एक ये प्रोजेक्ट पिक्सेफ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक गेम भी बनाया था मैंने। ये शायद रिएक्ट के अंदर है, ये रिएक्ट में है, ये एचटीएमएल सीएसएस में नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने बनाया था जब नॉर्मल बेसिक एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करके। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कुछ तो डिप्लॉय भी नहीं करे मैंने, है ना? बहुत सारे ही बनाए थे, मुझे खुद को भी नहीं याद, कम से कम मैंने 50 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे बना दिए थे, सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस को यूज़ करके, ठीक है? अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लो तो अ, आप रेडी हो रिएक्ट के लिए। आप रिएक्ट पढ़ सकते हो और रिएक्ट आप चाहो तो यहाँ पे डोम ट्यूटोरियल्स खत्म करने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो और साथ में इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, जो लोग अभी तक यहाँ पे कनेक्टेड थे, जिन्होंने पढ़ा, सो गिव अ, थम्स अप या फिर हार्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, आप दे सकते हो इस मैसेज पे, ठीक है? ये मैसेज मैं भेजूँगा ग्रुप में, जिसमें आपको रिएक्ट कर देना है अगर आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। ऑल्सो ताकि मेरे को समझ में आ जाए कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले वीडियो छोड़ दिया तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है आपको ओवरवेलमिंग लगा हो, बट स्टिल अगर आपने यहाँ तक भी देखा है, मुझे ये तो रहेगा कि आप लोगों ने एक्चुअल में अपना एफर्ट एंड टाइम दिया है इस वीडियो को देखने के लिए, ओके? एंड इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, तो आप ग्रुप में पूछना और आप लोगों ने डेली अपडेट डालना है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ध्यान से सुनो, आपको डेली अपडेट डालना है, आप जो भी ग्रुप में पढ़ रहे हो। हालाँकि इस बार हम इस तरीके से मैनेज नहीं कर पाएँगे। ये देखो, ये हमारे पास डेली अपडेट की हिस्ट्री है, जो हमने अपने लास्ट बूट कैंप पे करा था। ये देखो, इस तरीके से हम क्या करते थे, डेली मेल भेजते थे जैसे ही उनकी अपडेट आ जाती थी। ये ऑटोमेटेड होता था, है ना? ये हमारे पास डे 1 का मेल है, जब हमने अपना स्टार्ट करा था, और ये है हमारे पास डे 30 का मेल, और ये द फाइनल डे ऑफ दिस लिटिल जर्नी, ठीक है? ये देखो, मैंने तो डेली कोड करा था, है ना? और मेरे जितने भी पीएस थे उन्होंने भी करा था। ये देख सकते हो आप यहाँ पे सबकी कंसिस्टेंसी। उसके अलावा यहाँ पे एक अच्छा सा नोट, बट यहाँ पे आपका जो भी आप पढ़ रहे हो वो ख़त्म नहीं हो जाता। आपको चीज़ें पढ़ते ही रहनी पड़ेंगी, क्योंकि जो जिस फील्ड में आप हो, कंप्यूटर साइंस, रैपिडली चेंज होती है, आप सबको पता है। आप नई-नई चीज़ें सीखोगे, बट कुछ भी नया आता है, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन, पता है किस चीज़ पे डिपेंड होती है? बेसिक्स पे। अगर आपको चीज़ें आती हैं, तो कुछ भी नया आ जाए, यू आर ऑलरेडी रेडी फॉर दैट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड अब इसके बाद मैं शायद ही कोई वीडियो डालूँ ग्रुप में। आप लोगों को एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं अगर आपको डाउट्स आएंगे तो मैं ग्रुप में आप लोगों के डाउट्स का आंसर करूँगा। बाकी आप कंटिन्यू करो, पढ़ाई करो। और एक और चीज़ कि देखो, आप लोगों को, अगर आप थर्ड ईयर में हो, तो मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप करी थी थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है? जब मेरा थर्ड सेमेस्टर मिड में पहुंच चुका था, तब मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप करी थी। उसी में मैं फुल टाइम भी हुआ और अभी तक मैं उसी में
फुल टाइम वर्क भी कर रहा हूँ, ठीक है? बट आप लोगों ने इंटर्नशिप के पीछे नहीं भागना है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि आप कोई भी इंटर्नशिप कर लो। आप कोई भी फ्री इंटर्नशिप अगर आपको कोई दे रहा है, कोई कहता है कि आपको यहाँ पे वर्क करना है, आपको हम पे नहीं करेंगे और आप इंटर्नशिप करो। तो ऐसा मतलब अगर आपको लग रहा है कि वो लेजिड है, अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप जाओ, नहीं तो मोस्टली ऐसे स्कैम्स होते हैं, मत करना, है ना? आप अपने स्किल्स को बिल्ड करो, जो अपने स्किल्स को बिल्ड कर लोगे, तो अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास खुद ही आ जाती हैं, है ना? आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करी होगी। गिव अ थम्स अप और हार्ट इफ यू वॉच टिल द एंड, एंड विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी। पढ़ाई करो बट हेल्दी भी रहो, ठीक है?